हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज अपन स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। समझ में बिल्कुल आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है उसका मेजर टॉपिक रहता है, मेजर कॉन्सेप्ट रहता है, और इसको अपन पढ़ेंगे अच्छे से और आई होप आपको समझ में भी आएगा अच्छे से। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हेडिंग देख रहे होंगे आप, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या देख रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? जो बेसिकली डीएनए से जो डीएनए बनता है, क्या बनता है? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनना। क्या बनना? कॉपी बनना। डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। सो क्या बोलता है? डीएनए से डीएनए बनना डीएनए रेप्लिकेशन। बेसिकली किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया डीएनए से डीएनए बनना? किसकी मदद से? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज एबल टू रेप्लिकेट। क्या? अगर ये किसकी मदद से पॉसिबल हो पाया? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। जैसे कि एक स्ट्रैंड के अपन को क्या बेस सीक्वेंस पता है, तो अपन अदर स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस अपन को पता है, तो अपन क्या करें? अदर जो स्ट्रैंड अपने पास है उसका क्या लिख देंगे? बेस सीक्वेंस लिख देंगे। इसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो अपन क्या कर सकते हैं? जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है उसकी मदद से डीएनए से डीएनए बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डीएनए से डीएनए बना सकते हैं। इन यूकेरियोट में जो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, किस फेज में होता है? सेल साइकिल की किस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है? क्या होता है? जो यूकेरियोट हैं, इन यूकेरियोट में कहाँ होता है? इन यूकेरियोट डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? सेल साइकिल की एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज। क्या? एस फेज में। इन प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? इसकी अपन को जगह बतानी। कहाँ होता है? तो जस्ट प्रायर टू बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले। कब? जो प्रोकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले। क्या लिखा है? बाइनरी फ्यूजन से जस्ट पहले, प्रायर यानी पहले। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड आता है अपने पास, क्या आता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो अपने पास आता है, क्या अपन हेडिंग देख पा रहे होंगे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या? डीएनए रेप्लिकेशन का जो मेथड है क्या है? सेमी कंजर्वेटिव। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो लिखा है, क्या लिखा है? अपन ने एक डीएनए लिया है। क्या लिया है? डीएनए लिया है। तो डीएनए की बेस पेयरिंग आप देख पा रहे होंगे। क्या देख पा रहे होंगे? डीएनए की बेस पेयरिंग देख पा रहे होंगे। अपन ने एक डीएनए लिया है। डीएनए लिया है अपन ने। क्या? डीएनए लिया है। अब डीएनए की आपको बेस पेयरिंग दिख रही होगी, ATGC CG TA। इसको क्या बोलते हैं? पेरेंटल डीएनए। क्या बोलते हैं? पेरेंटल डीएनए। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसमें क्या रोल प्ले करती है? इसमें क्या मदद करती है अपने को, जिससे अपने पास क्या बन जाए? डीएनए बन जाए, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बन जाए। तो क्या करेंगे अपन? जो स्ट्रैंड हैं, दोनों स्ट्रैंड डीएनए के दिख रहे हैं, इसको अपन अलग अलग कर लेंगे। बीच में से क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। तो अपने पास क्या है? दोनों स्ट्रैंड अपन ने अलग अलग ले लिए। क्या क्या किया? डीएनए के जो दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, दोनों को क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। और अलग अलग करने के बाद अपन ने यहाँ लिख दिया क्या? इसकी बेस पेयरिंग क्या थी? इसकी एडेनिन थी, एक गुआनिन थी, साइटोसिन थी और थाइमिन थी। इसकी बेस पेयरिंग अपन ने लिख दी है। इसी तरह इसकी इधर वाले की भी बेस पेयरिंग अपन लिख देंगे। क्या करेंगे? बेस पेयरिंग लिख देंगे। थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन, इसकी भी अपन ने बेस पेयरिंग लिख दी। थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इसमें क्या रोल प्ले करता है? इसको डीएनए को क्या फ़ायदा होता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का? अपन को क्या फ़ायदा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का? कि अपन को एक स्ट्रैंड का अगर बेस सीक्वेंस मालूम हो जाए, एक स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस पता हो जाए, तो अपन दूसरे स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस अपन लिख सकते हैं। जैसे कि कैसे? कि जैसे कि ये ATGC जैसे कोई बेस पेयरिंग दे रखी है अपन को, और अपन को क्या पता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अपन को पता है। तो क्या लिख सकते हैं? एडेनिन के सामने हमारे से आता है क्या? थाइमिन। थाइमिन के सामने एडेनिन, ये पहले लेक्चर में अपन पढ़ चुके हैं। गुआनिन के सामने साइटोसिन, और साइटोसिन के सामने हमारा गुआनिन आता है। तो सेकेंड स्ट्रैंड की अपन क्या लिख सकते हैं? बेस सीक्वेंस लिख सकते हैं। ये अपन को फ़ायदा होता है। अब डीएनए को इससे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से क्या फ़ायदा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो बेस सीक्वेंस हैं, ये क्या करते हैं?
ये जो डीएनए को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का फ़ायदा मैं बताने जा रहा हूँ। जो एक के सामने क्या करते हैं, ये स्टैंड एक और बना लेते हैं। क्या करते हैं, एडेनिन के सामने थाइमिन लिख देंगे, गुआनिन के कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इसकी वजह से क्या करते हैं, एक और स्टैंड अपने बना सकते हैं। क्या बना, गुआनिन के सामने साइटोसिन आ जाएगा, साइटोसिन के गुआनिन, और गुआनिन के सामने थाइमिन, इसके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी तरह इधर भी एक स्टैंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इधर भी एक स्टैंड बन जाएगा। एडेनिन के सामने थाइमिन, 2 स्टैंड, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, तो 3 स्टैंड, 3 स्टैंड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन। तो क्या हो गया, जो अपने पास क्या थे, 2 स्टैंड थे, इस वाले स्टैंड को क्या बोलते हैं, पेरेंटल। क्या बोलते हैं, पेरेंटल स्टैंड या टेम्पलेट, क्योंकि ये अपना टेम्पलेट बनाता है। क्या करता है, ये जो ऐसे स्टैंड था वो अपना एक और स्टैंड बनाता है। क्या बनाता है, टेम्पलेट बनाता है अपना, टेम्पलेट भी इसको बोल देते हैं, टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, स्टैंड। या इसी तरह इसको भी वही पेरेंटल स्टैंड बोल सकते हैं, पेरेंटल स्टैंड। पेरेंटल स्टैंड। तो अपने पास क्या आ गया, 2 डॉटर, क्या आ गया, 2 डॉटर डीएनए आ गए। क्या आ गए, 2 डॉटर डीएनए। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, क्योंकि इसने क्या किया, अपनी एक कॉपी बना ली, एक स्टैंड से दूसरा स्टैंड बन गया। किसकी मदद से, किसकी मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की मदद से डीएनए। तो क्या बन गया अपने पास, ये 2 स्टैंड जो आए हैं, क्या न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड आए हैं। क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड, इनको लिख सकते हैं अपन। क्या लिख सकते हैं, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड। और ये पूरा मिलके क्या बन गया, न्यू डॉटर डीएनए। क्या बन गया, न्यू डॉटर डीएनए बन गया अपने पास, न्यू डॉटर डीएनए, न्यू डॉटर डीएनए बन गया। अब इसी को ही बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। अब मैं बताता हूँ आपको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए क्यों बोलते हैं। कि इसमें जो 2 डीएनए बनते हैं, उनमें से एक स्टैंड जो होता है वो पेरेंटल होता है, पहले वाले स्टैंड होता है। क्योंकि जो डीएनए बना है उसका पहला एक स्टैंड पहले से ही मौजूद था। तो क्या बोल, 50 डीएनए का 50% पार्ट पहले से था और 50% बाद में एक स्टैंड के रूप में बनाया। तो इसको वो क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, हाफ या आधा पार्ट बनाए। क्या बना, आधा पार्ट। तो जो 2 डीएनए बनते हैं अपने पास, उनमें से जो क्या है, एक स्टैंड पहले से था। जैसे ये डीएनए बना था तो इसका एक स्टैंड पहले से था, ये डीएनए बनाया तो इसका स्टैंड एक पहले से था। तो 2 अलग, इसमें ये स्टैंड बनाया, इसमें ये स्टैंड बनाया। तो अपन कह सकते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्या बोल सकते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव, मतलब 50% पार्ट ही बनता है, 50% पहले से होता है। इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। अब अपन इसी बात को लैंग्वेज के तौर पर लिख सकते हैं। जैसे बोथ डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव इन 1 स्टैंड। तो 1 स्टैंड पहले से था। क्या, जो डॉटर डीएनए बने हैं उनमें मॉलिक्यूल में एक स्टैंड पहले से था, पेरेंटल वाला ये, और 1 स्टैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड, एक स्टैंड जो बना है नया था। तो इसी को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। तो ये बात किसने बता दी थी, किसने बता दी थी ये बात बता दी थी अपन को जब डीएनए का क्या आया था, क्रिक ने जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, उसमें वाटसन क्रिक ने बात बता दी थी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से जो डीएनए बनता है वो क्या बनता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बनता है। उनको पहले से ही पता था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की वजह से जो डीएनए बनता है वो कौन सा बनता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। उन्होंने ये बात पहले बता दी थी अपन को, कब, जब हमने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पढ़ा था। तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज सजेस्ट, किसने सजेस्ट कर दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। किसने, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन किसने सजेस्ट कर दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। और फिर क्या हुआ था, जब इसको भाई किसी भी चीज़ को मानने के लिए इसके लिए प्रूफ चाहिए होता है। प्रूफ क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है, इसका प्रूफ दो हमें। तो
कोई भी साइंटिस्ट आके दूसरे साइंटिस्ट को ये बोलता है कि इसका प्रूफ क्या है, इसको प्रूव करके बताओ, प्रूव करके बताओ। तो प्रूव किसने किया था इसको? जो साइंटिस्ट आए थे, कौन आया था? मेसल्सन स्टार जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने 1958 में इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को ये प्रूव कर दिया था कि ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बन के आता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से जो डीएनए बन के आता है वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। इन्होंने इसका एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट भी अपन इस लेक्चर के बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं ये लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेम टू सेम लैंग्वेज आपके एनसीईआरटी बुक में लिखी हुई है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वाज सजेस्ट बाय वाटसन एंड क्रिक। ये सजेस्ट कर दिया था किसने? वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल के टाइम पे ही बता दिया था इसको। इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मेसल्सन स्टाल ने। और स्टाल ने कैसे प्रूव किया था? इन्होंने क्या किया था? इकोलाई में 1958 में यूज़ ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक यूज़ की थी? इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट, जो एक सेंट्रीफ्यूगेट एक टेक्निक होती है। क्या होती है? एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होती है। कौन सी टेक्निक यूज़ करी थी? टेक्निक इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेट एक टेक्निक होती है जिसको इन्होंने यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था इन्होंने? जो टेक्निक इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेट टेक्निक यूज़ किया था। किसके लिए? एक्सपेरिमेंट में। किसके लिए? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है जिसको प्रूव करने के लिए, हाँ भाई ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, जिसमें आधा पार्ट पेरेंटल होता है, आधा नए सिंथेसाइज होता है। क्या डीएनए जो बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और जो एक स्ट्रैंड बनता है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है, इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव डीएनए बोलते हैं। ये इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या किया? प्रूव किया। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। जो एक्सपेरिमेंट आप सामने देख पा रहे होंगे, लिखा है टेक्निक इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेट जो टेक्निक है। इन्होंने क्या यूज़ किया था? इसमें यूज्ड आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज़ किए थे। क्या किए थे? नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज़ किए थे। अब वो कौन कौन से आइसोटोप हैं? N14 और N15 इन्होंने यूज़ किया था। जो क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस इन्होंने यूज़ किए थे डीएनए में, वो कौन कौन से किए थे? N15 और N14 क्या किए थे? जो डीएनए बना होता है आपको पता है, जो नाइट्रोजन क्षार उसमें लगते हैं, नाइट्रोजन बेस उसमें लगते हैं, उनमें नाइट्रोजन कौन सा होता है? N15 और N14। एक N14 होता है लाइट और N15 होता है हेवी। क्या होता है? N15 लाइट और N14 आपको समझ में आएगा। अपन लेक्चर में इसको एक्सपेरिमेंट को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आता है। ये क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। ये क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव। और इन्होंने जो इसके लिए प्रिपेयर किया था, क्या प्रिपेयर किया था? प्रिपेयर डेंसिटी ग्रेडियंट जो कहाँ किया था? सीजियम क्लोराइड में। क्या किया था? सीजियम क्लोराइड एक इन्होंने सॉल्यूशन बनाया था वाटर के साथ, उसके थ्रू इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट समझाने की कोशिश की है। किसके थ्रू कोशिश की? सीजियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बनाया था इन्होंने, उसके थ्रू अपन को ये एक्सपेरिमेंट समझाया है। जो यहाँ लिखा हुआ है वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने समझाया है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को प्रूव करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है अपन आगे नेक्स्ट जो पार्ट में अपन समझेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।